ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के जो लेक्चर है उसके अंदर लॉज ऑफ मोशन के जो कुछ क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी आपको स्किप करना है, ताकि लॉग नेचुरल के कॉन्सेप्ट्स या तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सभी कॉन्सेप्ट हो सकता है अभी आपके क्लियर ना हो। वैसे वो जो क्वेश्चंस है जो इसमें आपके डाउट है उसमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसको भी करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 44, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जो आपकी डाउट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट चेक दैट कि 44 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। बॉडी देखिएगा पेज नंबर 121 पे। ओके, क्वेश्चन 44 है अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन 44 है, उसके लिए हम पहले यहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है 44, अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ a smooth inclined plane reaches the bottom of the plane in time t when it is identically placed on a rough inclined plane। चलेगा। When it is identically placed on the rough inclined plane, it reaches the bottom in a time nt, where n is greater than 1. In both the cases, the angle of inclination is theta is same. The coefficient of friction mu is equal to dash। अब क्वेश्चन ऐसा हुआ, अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो इसके लिए क्वेश्चन 44 के लिए आप एक छोटा सा फिगर है वो इमेजिन कर लीजिए, तो थोड़ा शायद आसानी हो सकती है। यहाँ पे हमने एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ले लिया जिसने यहाँ पे एंगल थीटा बना दिया, राइट। रिचेज द बॉटम ऑफ द प्लेन इन टाइम टी। ओके, मतलब वो ऊपर से नीचे आया। Plane reaches the bottom of the plane in time t when it is identically placed on the rough inclined plane and reaches the bottom in time nt। मतलब अगर ये प्लेन नहीं होता, मतलब ये स्मूथ सरफेस नहीं होता और ये रफ सरफेस होता तो भी नीचे आ रहा है पर एंटी टाइम में आ रहा है, ठीक है। इट reaches the bottom in time nt where n is greater than 1। In both the cases the angle of inclination theta is the same, the coefficient of friction mu is equal to dash। तो अब क्वेश्चन को ऐसे आपको यहाँ पे हैंडल करना है कि अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो सबसे पहला तो पॉइंट कि अगर मान लो हम यहाँ पे उसको ऐसे समझे कि केस 1 एंड केस 2, तो सबसे पहला आइडिया केस 1 यानी क्या आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे केस 1 के अंदर स्मूथ प्लेन है। स्मूथ प्लेन में जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो वहाँ पे उसके ऊपर लगता है एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, और वो होता है एम जी साइन थीटा, दैट इज द फोर्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाता है जी साइन थीटा, ठीक है। वो डिस्टेंस ट्रैवल करके नीचे आया और उसको ड्रॉप किया गया है, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एस इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन की जगह पे मैं लिख देता हूँ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो कितने टाइम में वो नीचे आएगा, तो क्या आप कह सकते हैं 2s बाय जी साइन थीटा और उसका रूट, दैट इज द टी वैल्यू। अब क्या है, तो कि अब केस 2, तो कि केस 2 में हमें क्या कवर करना है, तो कि जब हम कहते हैं कि ये केस 2 है तो वहां पे ये रफ प्लेन है ऐसा हमें समझना है। अब यहाँ पे थीटा लगेगा, अब आता है नीचे पर उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट सोचने पड़ेंगे। नीचे लगता है एम जी, इस डायरेक्शन में लगता है एम जी साइन थीटा। ओके, यहाँ देखा जाए तो इधर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा। ओके, फ्रिक्शन लगता है म्यू एस एन, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस एन नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट तो नीचे जा रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं जी साइन थीटा माइनस म्यू, और नॉर्मल की जगह पे जी कॉस थीटा ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो वो एन टाइम जितना ले रहा है,
तो यहाँ पे आपको ऐसा कहना है s इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन ये बन गया g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे t की जगह पे क्या है, n स्क्वायर t स्क्वायर ऐसा है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय बेस पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर का तो वैल्यू है, तो उस टी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, और वहां से आ, हमें निकालना है तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए, अब यहाँ पे ये मैं रूट नहीं लेता और एज इट इज रखता, तो मैं इसकी जगह पे 2s g साइन थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा कि s इज इक्वल टू g/2 ऐसा है हमारे पास, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा है हमारे पास, यहाँ n स्क्वायर है, और टी स्क्वायर की जगह पे मुझे लिखना है 2 × s अपॉन g साइन थीटा। अब देखा जाए तो यहाँ से ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से g और ये g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे s कैंसिल हो गया तो बचेगा 1। ठीक है, s मल्टीप्लिकेशन से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे क्या है तो कि ई साइन थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई, वैसे ये 2s है ना, तो ये 2 भी तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो साइन थीटा को मैं इसका इंडिविजुअल डिनोमिनेटर दे दूँ, तो साइन बाई साइन दैट इज अ 1, म्यू कॉस बाई साइन दैट इज अ टेन थीटा, इंटू क्या आया, सिर्फ n स्क्वायर आया। अब क्या करना है, तो कि अब मैं यहाँ पे ये n स्क्वायर को डिनोमिनेटर में जाने दूँ, तो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब म्यू टेन थीटा को इधर लो, 1 माइनस n स्क्वायर को इधर लो, तो म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब देखा जाए तो देखो 1 माइनस 1/n स्क्वायर ऐसे 3 ऑप्शन है। ठीक है, उसके हिसाब से मैं म्यू को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दूँ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन टेन थीटा की ओर जा रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से आपका आंसर है वो मिल जाएगा, तो म्यू टेन थीटा जो है वो आ जाएगा 1 × 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बनते थे। एक पॉइंट क्या बनता था कि केस 1 जहाँ पे प्लेन सरफेस है, दूसरा रफ सरफेस है। प्लेन सरफेस में एक्सेलरेशन g साइन थीटा जितना बनता है, दूसरे में g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा जितना बनता है, और वहाँ पे टाइम nt जितना लगता है, तो वो t की जगह पे वो n स्क्वायर t स्क्वायर ले लिया, ऊपर से t स्क्वायर का वैल्यू हमने नीचे छोड़ दिया, और जो जो रिस्पेक्टिव वैल्यू कैंसिल होता है उसको मैंने कैंसिल कर दिया। एक छोटा सा मेरा गलती है, ओके, यहाँ पे जल्दबाजी में मैंने एक छोटा सा कॉट थीटा है। हाँ वहाँ पे आ जाएगा, ताकि मैंने साइन बाय कॉस ही देखा, बट वो कॉस बाय साइन आता है तो वो हो जाएगा कॉट थीटा, और वो मुझे इसीलिए पता चला ताकि ऑप्शंस जो है वहाँ पे ये म्यू टेन थीटा नीचे आता, ओके, पर वहाँ पे आंसर जो है वहाँ पे टेन थीटा आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई गड़बड़ होनी चाहिए। तो 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, अगर मैं म्यू कॉट थीटा को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाता, तो 1/कॉट थीटा दैट इज अ टेन थीटा, यानी म्यू का वैल्यू बन जाता है टेन थीटा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा था, सोचने जैसा था, समझने जैसा था, तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली स्टूडेंट्स को समझने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 49 जो है, जो हमारा लास्ट टाइम का था, उसको अभी हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन 49। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 49 क्या कहता है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख लीजिए। अ पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए केज, मतलब एक केज जैसा है, क्लोज्ड पाथ जैसा है, ऐसा समझिए, और वहाँ पे हम ऐसा समझे कि 1 सेकेंड, ओके, यहाँ पे जो दिया था आई होप वो तो आपने लिख लिया होगा, जो नेक्स्ट यूनिट का मैंने दिया हुआ है काम।
क्वेश्चन 49 के लिए कोई बताएगा ये जिस किसी का डाउट था उसमें एग्जैक्टली कहाँ पे डाउट था? A pendulum is hanging from the ceiling of a cage. If the cage moves up with a constant acceleration a, its tension is T1, and if it moves down with the same acceleration a, then the tension is T2. If the cage moves horizontally with the same acceleration a, then the tension is T. Now 2T square is dash. ओके ये जिस किसी का डाउट हो अगर वो थोड़ा सा बताए कि उसको एग्जैक्टली कहाँ पे डाउट था तो हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने का ट्राई कर सकते हैं बिकॉज व्हेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द पेंडुलम ओके तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपको पेंडुलम से सस्पेंडेड करेंगे और यहाँ पे पहला दिया है इफ द केज मूव्स अप विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो वहाँ पे शूडो फोर्स लगेगा नीचे पहला पॉइंट It tension is T1. If it moves down with the same acceleration A, then the tension is T2. तो पहले केस में अगर ऊपर जाएगा तो शूडो फोर्स नीचे लगेगा अगर केज नीचे आएगा तो शूडो फोर्स ऊपर लगेगा शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को पता होगा शूडो फोर्स यानी आप ऐसा कह सकते हो जैसे वो नहीं हमने कहा था कि वो बस में बैठे हैं धक्का लग रहा है बस आगे जाएगा तो पीछे धक्का लगेगा बस रुका तो हमें मतलब वो रुक गया तो हमें धक्का कहाँ लगता है आगे की ओर बस एकदम से चालू होता है तो हम कहाँ जाते हैं पीछे की ओर दैट इज अ बेसिक आइडिया ऑफ शूडो फोर्स अब यहाँ पे आपको शूडो फोर्स के लिए T1 और T2 की वैल्यूज जो है वो बनानी है तो पहले केस के लिए यहाँ पे आप ऐसा समझने का ट्राई करिए कि पहले केस में T1 इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि पहले केस में ऐसा सोचिए कि कहाँ पे जा रहा है लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा डाउनवर्ड्स यानी वेट फोर्स और शूडो फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लगे यस सर तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ mg प्लस ma बरोबर अब दूसरा किस्सा अगर मैं कहता हूँ T2 तो T2 में क्या सिचुएशन है कहाँ जा रहा है डाउनवर्ड्स जा रहा है तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा अपवर्ड तो इसी के जैसा मैं कॉपी करके ऐसा मैं कह सकता हूँ mg माइनस ma यस सर पक्का क्लियर हो गया आइडिया यस सर अब इतना समझने के बाद ये हो गया आपका पहला और ये हो गया आपका दूसरा पर अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमें 2t स्क्वायर की बात कह रहा है मतलब ऐसा कि ना तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना तो लिफ्ट नीचे आ रहा है ओके तब अगर हम बात करें तो वहाँ पे शायद पेंडुलम सिर्फ ऑसिलेशंस दे रहा हो तो वहाँ पे कुछ एक अलग किस्सा जो है वो होना चाहिए और वो अलग किस्सा कैसा होना चाहिए तो कि अगर मान लो वो सिंपल एक्सेलरेशन देता पेंडुलम तो देखा होगा ना आप लोगों ने तो अगर ये सिंपल ऐसा एक्सेलरेशन देता होता है तो हमें सिर्फ टी मिलता है तो पहले किस्से में लिफ्ट मोशन में है दूसरे किस्से में लिफ्ट मोशन में है तीसरा किस्सा ऐसा सोचना है कि अगर मान लो हमने यहाँ पे एक पेंडुलम लिया होता और पेंडुलम जो है वो ऐसे और ऐसे मोशन दे रहा है तो नीचे लगेगा mg ओके यहाँ पे लगेगा टेंशन t यहाँ पे थीटा वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा तो ये बनेगा t cos थीटा और ये बनेगा t sin थीटा और वो यहाँ पे आ जाएगा m मतलब ऐसे ऐसे हिलेगा ना तो यहाँ से ये पता चलेगा कि mg is balanced by t cos theta and ma is balanced by t sin theta ओके तो अब क्या करना है तो कि अब ऐसा कुछ कुछ करना है कि यहाँ पे अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ और साइन और कॉस को ले लूँ तो tan थीटा मिल जाएगा पर हमारे पास मुझे टी स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से टी स्क्वायर अगर रेशियो ले लिया तो बात खत्म हो जाएगी रेशियो लिया तो क्या लॉस हो जाएगा पता है टी चला जाएगा हाँ पर हमें तो टी चाहिए ना तो क्या करेंगे तो कि टी रखना है और टी का स्क्वायर भी करना है तो यहाँ से ऐसा सोचिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द साइड्स कर सकते हैं ऐसा यस सर अगर मान लो स्क्वायरिंग एंड एडिंग मैंने बोथ द साइड्स किया तो क्या मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर, कह सकता हूँ ऐसा मैं? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। अब यहाँ पे एम ए और एम जी चाहिए। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एम जी प्लस है, यहाँ पे भी एम जी प्लस है, पर यहाँ एम ए माइन प्लस और यहाँ एम ए माइनस है। इसका क्या करेंगे तो एम ए कैंसिल हो जाएगा, एडिशन। 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 इसका क्या करेंगे तो एम जी कैंसिल हो जाएगा। Subtraction. सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा आइडिया लगाऊं कि T1 प्लस T2 करूँ, T1 प्लस T2 करूँ तो मुझे 2mg मिलेगा। यस सर। Yes, sir. तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कह सकता हूं मैं ऐसा? यस सर। यस सर। अगर मैं सब्ट्रैक्शन लूं तो T1 माइनस T2 क्या बनेगा, देखो ma माइनस माइनस दैट्स 2ma, 2ma। तो ऐसा मैं कह सकता हूं। यस सर। तो देखो mg रेडी हो गया, ma रेडी हो गया, राइट। यहाँ पे टी स्क्वायर है। यस सर। तो ma का स्क्वायर यानी T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर बाय 4 एंड T1 प्लस T2 बाय 4, ऐसा मैं कह सकता हूँ। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको आंसर चाहिए उसके ऑप्शंस देखिए, और उसके ऑप्शंस में T1 माइनस T2 या ऐसा कुछ रखना है कि अभी और इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। Simplify करना हाँ, पड़ेगा. तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या लग रहा है, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर करेंगे? अच्छा, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है ना? यस सर। तो अब देखिए, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और उस सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे ऐसा सोचूं, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में 4 कॉमन सब में, Yes, sir. T1 स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर, हो जाएगा ऐसा कुछ कुछ? यस सर। यस सर। 2 T1 T2 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यस सर। T1 स्क्वायर 2 बार, T2 स्क्वायर 2 बार, तो क्या मैं 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाय 4। अब ये 2 2 जा 4 का 2 इधर चला जाएगा। यस सर। 2t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो इस पूरे क्वेश्चन का बेस पॉइंट क्या था, तो इस पूरे क्वेश्चन का बेस पॉइंट भाई ये था कि जब पेंडुलम जो है वो लिफ्ट के अंदर या ऐसी कोई मोशन में है जहां पे वो नीचे जाएगा तो शूडो फोर्स ऊपर लगेगा, अगर वो ऊपर जाएगा तो शूडो फोर्स नीचे लगेगा, और अगर वो साइडवेज ऐसे सिंपल पेंडुलम देता है तो सिर्फ टी लगता है। तो हमें 3 अलग अलग टी लेने पड़ेंगे और उसके हिसाब से हमें उसका आइडिया निकालना पड़ेगा कि कैसे हम क्या करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट की डायरेक्शंस में हम उसको ले जा सकते हैं। क्लियर है आइडिया? यस सर। ओके फाइन, चलो, तो आई होप समझ में आया होगा। चलो, इसके बाद 49 के बाद अब यहाँ पे ये जो 60s वाले कुछ क्वेश्चंस हैं ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस मुझे अभी स्किप करवाने पड़ेंगे ताकि आपको इतना ज़्यादा लॉग नेचुरल लॉग का प्रैक्टिस नहीं है शायद मैथ्स। हाँ 62 में भी डिफरेंशिएशन और हाँ, मतलब वो थोड़ा सा अभी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ताकि आपने मैथ्स में भी इतना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, पर ये जब कभी भी आप इन फ्यूचर रिवीजन करो तब ये क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं। ओके, तो 62 है, ये 64 है, तो आप उसको एक लेवल तक समझ सकते हो, उस लेवल के बाद वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो आप मैथ्स में समझेंगे नेचुरल लॉग का इंटीग्रेशन वो कैसे होता है, तभी आप समझ पाएंगे। और वैसे अभी इस मोमेंट पे हमें फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे कोई ऐसा फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट नहीं है कि जिसको क्लियर करवाने से आपके कोई फिजिक्स के पॉइंट में आपको हेल्प मिलेगा। ओके, वैसे आप लोगों को पता है, चलो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलता है,
कुछ भी नहीं मिले। वैसे कुछ नहीं मिलता है, पर फिजिक्स ऐसा कहता है कि एक क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं जर्क। ओके, तो जर्क तो आपने समझा होगा, जर्क यानी क्या, तो कि सडन फोर्स जो लगता है उसको हम जर्क कह सकते हैं, ठीक है। बट एज पर द अवर रिक्वायर्ड पार्ट हम ऐसा कहते हैं कि एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन है वो ज़्यादा कुछ नहीं देता है। अब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देगा? डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं देता, पर इंटीग्रेशन, वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देगा? पोजीशन। पोजीशन इतना अपने को पता है, और उसके हिसाब से हमारे दिमाग में उसके काइनेमेटिक इक्वेशन से वो क्लियर है, क्या करने से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या करने से हम वेलोसिटी का, पोजीशन का और एक्सेलरेशन का काइनेमेटिक इक्वेशंस निकाल सकते हैं, इतना अपने को पता है, राइट? यस सर। हाँ सर। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें इतना पता चल रहा है, वो हमारे लिए इनफ है। तो अभी यहाँ पे 64 जो है उसमें ऐसा पॉइंट है, उसके बाद 65 है, उसमें भी वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है लॉग, नेचुरल लॉग की वैल्यू का यूज़ करना है, तो अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, वैसे यहाँ पे जो 67 जो है वहाँ पे भी मुझे ऐसा देख कर लग रहा है, हाँ वैसे जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया था ना, परफेक्ट वैसा ही कोई कॉन्सेप्ट है। देखिए 67 क्वेश्चन है, उसमें आइडेंटिफाई करिए कि एग्जैक्टली आपको फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन 67 है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। 67 जो है उसमें आपको पढ़ना है या तो फाइंड करना है पेज नंबर 122 पे, पेज 123 पे 67। A small body was launched up an inclined plane at an angle alpha 15 degree against the horizontal. If the time of the ascent of the body is eta equals to 2 times less than the time of its descent, then the coefficient of friction is dash. तो अभी जो रिसेंटली ये जो क्वेश्चन किया ना, केस 1 केस 2 वाला जो हमने किया था 44, वहाँ पे ऐसा था कि एक प्लेन सरफेस था, एक रफ सरफेस था, तो दो अलग किस्से हुए। यहाँ पे ऐसा है कि एक टाइम के अंदर बॉडी नीचे आता है और एक टाइम के अंदर बॉडी ऊपर जाता है। तो हमें ये देखकर ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट को नीचे आने में जो टाइम लगता है उससे ऊपर जाने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगे। उसको अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो एग्जैक्टली अगर वही पॉइंट हम यहाँ पे सोच पाएंगे तो आपको जल्दी यहाँ पे पता चलेगा। देखिए आपके पास वॉल्यूम 3 हो तो देखिएगा, ताकि मैं वहाँ से डायरेक्ट क्लैरिटी दे सकता हूँ, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। सिर्फ यू गॉट द बेसिक आइडिया कि भाई क्या करने से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो यू जस्ट सी, बेसिक फंडा केस 1 केस 2 का है। 67 की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर हमें यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करने हैं, और वो दोनों केसेस में क्या क्या है। अब देखिए, अगर आपके पास वॉल्यूम 3 हो तो सबसे पहला तो पॉइंट यहाँ पे ये समझना चाहिए कि इंक्लाइंड प्लेन 15 डिग्री का दिया हुआ है। ओके, मान लीजिए अल्फा है, थीटा है, वॉटएवर। एक केस में ऊपर जाना है, एक केस में नीचे आना है, दो केसेस है। एनी केस अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन ऊपर होगा, पर जी साइन थीटा तो इसी डायरेक्शन में रहेगा। ओके, उसी के जैसा म्यू जी कॉस थीटा वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्मल ऊपर ही रहेगा, वेट फोर्स नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। ओके, एक में एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो जी साइन थीटा डोमिनेटिंग रहेगा, एक में एक्सेलरेशन आप ऊपर लेकर जाते हो तो म्यूजिक कॉस थीटा है वो डोमिनेटिंग रहेगा। ओके, तो उसी पॉइंट को यहाँ पे हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना है। ओके, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट बता दिया हुआ है, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू एन इंटू टाइम ऑफ असेंट। मतलब क्या, तो कि टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू डबल द टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि जो टाइम लग रहा है डिसेंट वाला, विच इज इक्वलेंट टू 2 टाइम्स, डबल जितना टाइम लगेगा एसेंट वाले में, मतलब थोड़ा अलग बताया हुआ है। अब यहाँ पे दो फिगर आपको दिख रही होगी, दोनों फिगर में ऑब्जर्व करना है
mg sin अल्फा सेम टू सेम, mg cos अल्फा सेम टू सेम, म्यू आर टू म्यू आर वन, पर यहाँ पे म्यू आर टू और म्यू आर वन की डायरेक्शंस अलग अलग हो जाएगी, ताकि एक में ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। ऊपर लगेगा। तो देखो उसी के हिसाब से अगर आप नोटिस करो तो एक्सेलरेशन ऊपर तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। अगर एक्सेलरेशन नीचे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। ऊपर। ओके, यहाँ पे ये जो है वो मैंने म्यू एन डायरेक्टली लिया हुआ था, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा कि ये इधर कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पे तो इधर कॉस थीटा दिया है। तो भाई ये जो है ना वो तो म्यू आर टू डायरेक्ट म्यू आर डायरेक्टली लिखा हुआ है। फिर भी जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है मैं बता दूं, इधर नॉर्मल या तो रिएक्शन फोर्स आएगा, यहाँ पे आएगा एम जी कॉस थीटा, और एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आता है सिर्फ एम जी। तो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना वो म्यू एस एन यानी डायरेक्टली फ्रिक्शन का वैल्यू मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि अगर बॉडी नीचे आया तो फ्रिक्शन ऊपर लगा, अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। पर दोनों ही किस्सों में देखो जी साइन थीटा कहाँ है, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम यानी उसके इक्वेशंस जो है वो बनाने हैं। यू कैन सी दैट पहला इक्वेशन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं केस 1 और केस 2 जैसा दिया हुआ है। केस 1, तो केस 1 की फिगर देखिए, एक्सेलरेशन ऊपर, म्यू आर नीचे यानी एम जी साइन अल्फा और म्यू एम जी कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शंस में है। सो यू कैन सी दैट फर्स्ट इक्वेशन ma1 तो कि मास इनटू एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस में, वहां पे देख सकते हैं दोनों वैल्यू को ऐड करना है। सो यू कैन सी दैट द फर्स्ट इक्वेशन ma1 इज इक्वल्स टू mg sin अल्फा प्लस mg cos अल्फा, और वो वैल्यू वहाँ पे आपको वो डिसेंड हो रहा है, तो वो ऐसा दिखाया हुआ है कि दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a1s। ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो देखिए अब पहला किस्सा है वहां पे वी स्क्वायर इज इक्वल तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी आप ले सकते हैं, बट हियर दे शो दैट कि नीचे आ रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, नीचे आके उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वहां पे पोजीशन का एक इक्वेशन बनता है एस वाला। अब ये इक्वेशंस जो बन रहा है ना वो यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसमें कोई जानना समझने जैसा नहीं था। जो भी जानना है जो भी समझना है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, और वो ये है कि अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो ये ऊपर लगेगा, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये नीचे लगेगा। एक को केस 1 कह दो, एक को केस 2 कह दो। केस 1 यानी इसके लिए अगर मैं एफपीडी बनाता ना तो इसके लिए कैसा बनता पता है, एम ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, एम ए ले रहा हूं तो मुझे एम ले लेना पड़ेगा, माइनस म्यू जी या तो म्यू एम जी कॉस थीटा। एम एम हटा लो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो पहला वाला जो किस्सा और दूसरा वाला किस्सा है, when g sin theta and mu g cos theta in opposite direction then there should be a subtraction, when they are in a same direction then there should be addition। बस इतना पता चलेगा तो पूरा क्वेश्चन आपसे हो सकता है। सो आई सजेस्ट कि ये जो हिंट पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा काम करिए। इक्वेशन 1 जो है वहाँ पे पोजीशंस का वैल्यू निकाला और उसके हिसाब से वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो बताई हुई है। ओके, और वहाँ से एक एस का इक्वेशंस बनाया कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे आता है। अब केस 2 है सेम टू सेम, देखिए उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू a2 वाला देखिए मिल रहा है, a2 जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा है, यही का यही। ओके, केस 2 सेम टू सेम कहानी रिपीट करेंगे, हाफ जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर, पर यहाँ पे सीधा सीधा ऊपर के जैसा कोई झंझट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, मतलब वहां से ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाया जा रहा है।
हाँ बोलिए। सर इसमें ये फर्स्ट केस में इक्वेशन 1 और 2 को लेके नीचे s इज इक्वल्स टू लाई है, वो कैसे लाई? उसने बोला है ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ले और उसमें सोच कि क्या करना, क्या किया होगा। लिखा है हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो देखिए मैंने काफ़ी बार ऐसा कहता हूँ कि हम ये सोचते कि इसके बाद ऐसा इक्वेशन कैसे आया, उसकी बजाय हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमें क्या लगता है कि इक्वेशन क्या आएगा। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, तो कि देखो मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, हाँ, एस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, नीचे आ गया 2g साइन अल्फा या तो थीटा, चलो अल्फा लिख देते हैं, उसका अल्फा है तो प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। इक्वेशन 2 लिखा है u वाला, ठीक है। तो लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो s का है, वो इक्वेशन भी s का बनाया है। इक्वेशन 2 u का है, ओके, तो u का क्या करना है, u का स्क्वायर है, तो ओके हम भी उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो u का वैल्यू है g साइन अल्फा प्लस, ओके, g साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा इंटू टी। ओके, ये यू स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, किया है उसका स्क्वायर, स्क्वायर नीचे, तो सब नीचे पता तो एज चल इट गया। इज रखना है 2g साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। अब देखा जाए तो जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा, ऐसा दिख रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है ये एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स है? लग रहा है ऐसा? यस सर, कट हो गया। यस सर, कट हो। कट हो जाएगा। तो देखो तो क्या वो नीचे बनाया, ऐसा मज़ेदार हाफ आ गया, ऊपर 2 बार था, वैसे चाहो तो जी कॉमन ले ले लो, साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो, बरोबर। यस सर। अब यस सर। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट तो ये बनता है कि देखो अगर मैं इक्वेशन 1 भी ना बनाता, इक्वेशन 2 भी ना बनाता और सो थोड़ा सा दिमाग लगाता ना, तो s इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इसमें पहले वाले किस्से में एक्सेलरेशन जो है वहाँ ऐड ऑन हो रहा है। देखो तो इक्वेशन नंबर 4 और 3 में किस बात को लेकर डिफरेंस है? और एक में ऐड हो रहा है और एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं एक में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, एक में ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वही डिफरेंस है? यस सर। यस सर। तो उसमें इक्वेशन 1 और 2 की झंझट कहाँ लेनी है भाई। ओके, पर वो झंझट इसलिए लिया हुआ है ताकि एक में ऑब्जेक्ट को ऊपर लिया जा रहा था, तो जब तो ऊपर लिया जाएगा ना तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। एक में ऑब्जेक्ट नीचे नीचे आ रहा है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा। पर ये सब समझने के बाद एट द एंड कंक्लूजन तो क्या आया, तो कंक्लूजन यही आया कि एक्सेलरेशन में एक में प्लस साइन आ रहा है और एक एक्सेलरेशन में एक में माइनस साइन आ रहा है, दैट्स इट। आया समझ में? तो देखिए उसके बाद अब यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग टाइम लगेगा, एक टाइम ऊपर जाने वाला, एक टाइम नीचे आने वाला, और उसी टाइम का रेशियो ले लो। उसी टाइम का रेशियो लेकर वहाँ पे दिया हुआ है कि द टी डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी, तो वो 2 लगा दो और उसके बाद उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया हुआ है और म्यू को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाने का ट्राई किया हुआ है। वो वहाँ पे ऐसा सिंपल सा मैथ्स है दैट जो आप वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, किसी एक को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते थे, वैसा था। इस पूरे इक्वेशन के अंदर फिजिक्स सिर्फ इतना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन friction in opposite direction, that is in upward direction, when object going upward direction, that friction in a downward direction। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही फिजिक्स था। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल सिंपल से स्टेप्स थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप थोड़ा ट्राई करते हो तो समझ में डेफिनेटली आ सकता है। उसके बाद अरे 60, इतना लेंथी पूछते? सॉरी नहीं पूछते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ओके, अगर ये सब कुछ पूछते और ऐसा ही होता तो मैं ये 64 और 65 स्किप क्यों करता। ओके, वो स्किप इसलिए हम करते हैं, ये इतना लेंदी नहीं पूछते हैं
पर इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि हम दिमाग को थोड़ा पॉपअप करें, ओके, थोड़ा दिमाग का रगड़ा करें, ओके, और हम थोड़ा सोचें कि इसमें ऐसा हुआ। देखो, अगर वहाँ इक्वेशन 1 और 2 नहीं बनाते, सीधा इक्वेशन 3 हम सोच लेते तो सोच सकते हैं, पर वो कंक्लूजन 1 और 2 में बनाने के बाद आ सकते हैं, ताकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ओके। वो तो यहाँ पे इक्वेशन बना, और इक्वेशन में 2 देखो तो इक्वेशन 2 तो एक्चुअली में इनिशियल वेलोसिटी ही तो है, अंडरस्टैंड। पर फाइनली फॉर्मूला ऐसा मिला कि वहां मैं वेलोसिटी 0 ले लेता ना तो चल जाता। तो वो हम सोचे समझे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, ओके। जनरली क्वेश्चंस की आप बात करो ना, तो जिसमें लॉजिक ज़्यादा हो ना, ओके, लॉजिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। मतलब क्या? क्योंकि जिसमें हम थोड़ा सा खुद का कोई एफर्ट डाल सके, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए, वही ज़्यादा समझा जाता है, मतलब वही इम्पॉर्टेंट है। बाकी लंबा क्वेश्चन जो है ना, वो कभी एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन लंबा हो, इट्स नॉट रिक्वायरमेंट एट ऑल। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझे। एक सेकेंड। 68 जो है, 68 में भी आप थोड़ा सा देखिए। 68 नंबर का क्वेश्चन, खुशल पढ़िए क्या कहता है 68 नंबर का क्वेश्चन। An aircraft loops the loop of the radius r 500 meter with a constant velocity v 360 km per hour. The weight of the flyer of mass m 70 kg at the upper point of the loop is. ये क्वेश्चन पढ़कर क्या ऐसा लगा कि ऐसा एक क्वेश्चन आपने नोट्स में किया हुआ है? ये एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, ओके, जहाँ पे ऐसा एरोप्लेन है ना, वो गोल 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 घूमता रहता है, तो वहाँ पे आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। जैसे ये गोल घूमता है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है और वेट फोर्स भी लगता है, ओके। अगर आप चैप्टर 5 की नोट्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको पार्ट 2 के अंदर और पार्ट 4 के अंदर लास्ट में ऐसा एक क्वेश्चन है, वो मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली सेम, पर काफ़ी इसमें से आपको सिमिलैरिटीज जो है वो देखने को मिल सकती है, ओके। सर्वेश समझ में आ रहा है भाई? यस सर। हाँ, तो इधर ध्यान देते रहना, वो तो कुछ ऊपर देख रहा था तो मुझे लगा कहाँ चला गया तू, ओके। सो प्लीज बी हियर। देखिए मैंने क्या कहा, तो कि अगर ये ऐसा, फिर से खुशल एक लाइन पढ़ी और सोचिए कि क्या उसमें से हिंट आपको मिल रहा है। An aircraft loops the loop of the radius बस 500 meter. ओके। अब 500 की हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट है और वो एक लूप फॉर्म कर रहा है। अगर लूप फॉर्म करेगा तो कौन कौन से पॉइंट्स वहाँ पे इफेक्ट करेंगे? तो कि यहाँ पे लगेगा कौन सा फोर्स? तो कि वेट फोर्स। यहाँ कौन सा लगेगा? तो कि नॉर्मल फोर्स। एज वेल एज इजी डायरेक्शन में क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ नॉर्मल एंड एम जी इन ऑपोजिट डायरेक्शन? तो हम ऐसा कह सकते हैं रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स है और एम जी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एन माइनस एम जी, ऐसा हमें मिलेगा पहला पॉइंट, ओके। तो मतलब अभी जो हमने पढ़ा उससे हमें सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब अभी आप बोल रहे थे ना कि उसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए, तो रेडियस यहाँ पे रखेंगे, क्या उसका वेलोसिटी दिया हुआ है आपको? Yes, a constant velocity Yes. 360 km per hour. ओके, तो वेलोसिटी है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। तो वेलोसिटी दिया है, रेडियस दिया है, मास भी आई थिंक दिया होगा। Yes, sir, 70 kg. 70 kg. हाँ, तो नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा, मतलब आधा यस। हो सकता है, मतलब इतना जो पढ़ा उससे हमें इतना पता चला कि वो सर्कुलर रूप फॉर्म करेगा, नीचे एम जी लगेगा, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो आगे। Yes, sir. The weight of the flare of mass m is 70 kg at the upper point of the loop is. ओके,
मतलब क्या, तो कि अब ये यहाँ से ऐसे फ्लाइट कर रहा है, तो एक पॉइंट को हमने ए पॉइंट कहा, एक पॉइंट को हमने सी पॉइंट कहा, ठीक है। तो एक ए वाला है, एक सी वाला है, मतलब ऐसे वो जैसे चल रहा है ना। तो यहाँ पे एक सिचुएशन बताइए और एक सिचुएशन यहाँ पे बताइए, तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाली, दो सिचुएशन आप समझिए। तो उसको लेकर यहाँ पे ऐसा समझाया गया कि जैसे हम ऊपर होंगे तो वहाँ पे वेट फोर्स भी नीचे लगेगा और नॉर्मल फोर्स भी नीचे लगेगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमने चैप्टर 6 में भी किया हुआ है, ओके, अगर याद हो तो। जैसे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू नॉर्मल एंड एमजीनस क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट पे आऊँगा ना तो वेट फोर्स नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, और उसका नॉर्मल फोर्स भी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो वहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि वहाँ पे आएगा नॉर्मल प्लस mg, इसको मैं ये कह दूँ, यहाँ पे मैं c कह दूँ, विच इज इक्वल टू mv²/r। तो अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से मास है, वेलोसिटी सर है, सब। नॉर्मल के ऊपर नहीं लगता है। अब ऐसा सोचिए कि मैंने इसको एयरक्राफ्ट को सोचने की बजाय आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पे एक स्टोन होता, इसको मैं गोल 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 घुमाता, तो जैसे ये स्टोन ऊपर पहुंचता है, यहाँ पहुंचने के बाद वो कहाँ जाना चाहेगा, नीचे। नीचे जाना चाहेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा समझा जाएगा, वेट फोर्स तो नीचे लगता है, पर उसके ऊपर जो पुलिंग फोर्स लग रहा है वो भी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। याद करिए, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, वी ए, वी बी और वी सी, वेलोसिटी एट ए, उसमें सर वेलोसिटी एट बी, टेंशन था वेलोसिटी Yes, एट, sir. टेंशन वाला एक में याद करिए। टेंशन। हाँ, तो वहाँ पे टेंशन नहीं लगता है। तो यहाँ पे जैसे वो प्लेन की बात करें ना, तो वो जैसे ये ऊपर जाता है तो ऊपर के केस में वहाँ पे उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं लग रहा है, या तो हम ऐसा कहेंगे कि वो एकदम से नीचे ही जाना चाहता है, ओके। तो वो ऐसे करके वो ऐसा उल्टा होकर ही नीचे आता है। तो उस केस में हम ऐसा कहते हैं कि दैट नॉर्मल एंड द वेट फोर्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन। व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, उसको सिंपली ऐड करना है, ओके। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। जो ये स्ट्रिंग था तो वहाँ पे टेंशन का कॉन्सेप्ट आता था, यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं है। अगेन आई इंसिस्ट कि पार्ट 2 के लास्ट के कुछ क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उसको रिफर करिएगा, डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा आपको, मतलब पता चल जाएगा वो क्वेश्चन किया हुआ है उससे। तो आफ्टर 68 नाउ वी जस्ट ट्राई टू गो फॉर 70। 70 नंबर का क्वेश्चन है, हितार्थ आप देखिए तो 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। An iron nail is dropped from a height edge on the level of a sand bed. If it penetrates through a distance x in the sand before coming out to rest, the force exerted by the sand on the nail is. ओके अब जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि हमें क्वेश्चन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। अब क्वेश्चन को जब भी हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। देखिए, वो तरीका मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे हमें उसको देखना चाहिए। क्वेश्चन को ऐसे देखना चाहिए, an iron nail is dropped from height h। जैसे मैंने कहा dropped from the height h, what is the initial velocity? 0. ओके एक h हाइट से वो नीचे आ रहा है तो v² - v² इज इक्वल टू 2gh, ऐसा मैं ले सकता हूँ, Yes, sir. ओके। ऑन द लेवल ऑफ ए सैंड बेड, मतलब नीचे एक सैंड बेड है और वहाँ से एक आयन नेल नीचे आ रहा है। If it penetrates through a distance x into the sand before coming to rest, मतलब वो x जितना डिस्टेंस सैंड बेड के अंदर ट्रैवल कर रहा है वहाँ से रुके उससे पहले। So the average force exerted by the sand on the nail, तो अब ऐसा सोचिए कि नीचे आ रहा है, सैंड उसको रोकने का ट्राई कर रहा है, पर वो रोकना चाहेगा ऊपर के डायरेक्शन में, नेल जाना चाहेगा नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो फोर्स हमें ढूंढना है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन का होगा। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा, नीचे आ रहा है, तो क्या आप ऐसा देख सकते हो या तो ऐसा कह सकते हैं, सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या लगेगा, तो कि ऊपर से नीचे आया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया,
H. h। तो क्या यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh ऐसा हम कह सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जैसे ही सैंड बैग के अंदर नीचे जा रहा है तो सैंड बैग उसको कहाँ रोकने का ट्राई कर रहा है? डिस्टेंस x के बाद ऊपर ही होता है। हाँ, नहीं, डिस्टेंस x जो भी ट्रैवल हो रहा है ना, तो हर वक्त उसको ऊपर ही धकेल रहा है, पर ऊपर से इतना नीचे आ रहा है कि वो पेनिट्रेट ही हुए जा रहा है। तो इसमें इसको ऐसा समझा जा सकता है कि mg माइनस आर, वेट फोर्स नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, और वो उसको रोकने का ट्राई कर रहा है। तो पहले वेलोसिटी था, जैसे 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 वो अंदर चलता गया वहाँ पे एक्सेलरेशन उसका ma जितना हो गया। वाई देयर इज नेगेटिव साइन? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो फ्रिक्शन लगेगा या तो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगेगा? तो उसके हिसाब से आप देखिए, वहाँ से आपको एक ये रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा। तो रिएक्शन फोर्स का वैल्यू m कॉमन g प्लस ए ऐसा मैं कह सकता हूँ। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या था, तो कि रिएक्शन फोर्स मिल गया। अब ऐसा सोचना था कि वो एक हाइट से नीचे 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 आया, x इतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पहले उसने 2gh ट्रैवल किया था जब सिर्फ एयर था। अब इस बात को समझने का ट्राई करिएगा। पहले जब ऊपर से नीचे आया तब वहाँ पे उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वहाँ पे सिर्फ एयर था, पर अब जैसे अब वो नीचे आ रहा है तो वहाँ पे वो एक फ्रिक्शन के साथ x इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, तो उस फॉर्मूला में ऐसा देखना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, पर यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है? इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है x डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद? 0 हो रहा है। ओके, ये यू स्क्वायर को इधर ले लो, बट ये उसको अपोज कर रहा है। तो 0 और यू स्क्वायर माइनस 2gx ऐसा मैं कह सकता हूँ। आई होप इट्स ए क्लियर। यस सर। ओके, Yes, sir. यहाँ पे दूसरा अगर नहीं समझ में आए तो वॉल्यूम 3 में भी आप पैरेलल थोड़ा कंपैरिजंस के लिए देखते जाइएगा। वहाँ पे देखो तो पेज 558 है, वहाँ पे भी एक किस्सा दिया हुआ, मतलब वो पॉइंट समझाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी दो केस में समझिए। पहला, फ्री फॉल कर रहा है, सैंड बैग को टच नहीं कर रहा है, तब तक उसने h हाइट ट्रैवल किया, तो वो बनता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, और उसी के नीचे लिखा हुआ है कि वहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा दैट रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस ma। Yes, sir. ओके, उसके बाद वहाँ पे समझाया कि जैसे वो पेनिट्रेट करेगा, x जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो हो जाता है 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, वहाँ पे v0 स्क्वायर लिखा है, तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ताकि ये इधर शिफ्ट करो तो पॉजिटिव हो गया, पर एक्सलरेशन उसको अपोज कर रहा है, इसलिए वहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो 0 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 2ax ऐसा बनेगा। अब वो लिखा है पुटिंग v0 फ्रॉम 1 एंड एक्सलरेशन फ्रॉम द 2 इन इक्वेशन 3। मतलब क्या? तो कि यहाँ से वेलोसिटी का इक्वेशन, यहाँ से हाइट का इक्वेशन, और वो ये इस इक्वेशन में डालते हो तो रिएक्शन का फॉर्मूला ओके आर एम जी प्लस ए है, तो वहाँ पे उसने बना दिया आर इक्वल टू एम जी एच प्लस एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो यहाँ से रिएक्शन का जो फॉर्मूला जो आपको फाइंड करना था, रिएक्शन फोर्स कितना मिलेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन था आपका वी नॉट, दैट्स इनिशियल वेलोसिटी वाला। ओके, तो वो हो जाता है 2gh वाला, वही वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते थे, और ये वैल्यू और ये वैल्यू का कॉम्बिनेशन एक्सेलरेशन आपको दे सकता है रिएक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी एच बाय एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो तो क्वेश्चन समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट सीधा सीधा आया, दूसरा पार्ट जैसे नीचे आया सैंड के अंदर गया,
तीसरा पार्ट सैंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक गया। ओके, तो वो रुका हुआ है, उस मोमेंट पे उसके ऊपर कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है। इज दैट क्लियर? सर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं आएगा? कहाँ पे? सर यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh में सर ऊपर वाला, हाँ v स्क्वायर माइनस 2gx नहीं आएगा वो u स्क्वायर की जगह? मतलब फर्स्ट इक्वेशन की या सेकंड इक्वेशन में? नहीं सर, वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh है ना हाँ हाँ हाँ। सर, उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा ना सर? नहीं, वहां पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में उसने ऐसा बताया है कि जब वो h हाइट से नीचे गिरा और उसने लिखा है द नेल हिट्स द सैंड विद द स्पीड v नॉट आफ्टर फॉलिंग अ हाइट h, मतलब वो h हाइट से नीचे फॉल करता है, तब जैसे वो पेनिट्रेट करता है, वो पेनिट्रेट वाला इनिशियल वेलोसिटी बताया हुआ है। ओके सर। ओके, तो फ्री फॉल तो कर ही रहा है, पर जिस वेलोसिटी के साथ वो अंदर घुस रहा है उसकी वो बात कर रहा है। अंडरस्टैंड? यस सर। और सर यहाँ पे अगर जो फोर्स ऊपर लग रहा है रिटार्डिंग फोर्स है, तो mg की अपोजिट डायरेक्शन में हुआ ना वो फोर्स, तो उसको हमने हम mg माइनस यहाँ पे पॉजिटिव, नहीं, हम उस एक्सेलरेशन को नहीं रिटार्डेड एक्सेलरेशन कहते हैं ना, माइनस एक्सेलरेशन। यस, हाँ, दैट्स व्हाई वी पुट द माइनस साइन। ओके, चलो उसके बाद, अरे हाँ, सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 70। ओके, उसके बाद है 82। ओके, तो 82 वाला जो किस्सा है वो थोड़ा अच्छा है, वो लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद तो 82 वाला किस्सा जो है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सर्विस पढ़ेंगे 82 वाला किस्सा? Two particles of mass m is equal to 9 kg and 2m is equal to 18 kg are placed on a smooth horizontal table. A string which joins them hang over the edge supporting a light pulley which carry a mass 16 kg. The two parts of the string on the table are parallel and perpendicular to the edge of the table. The parts of the string outside the table are vertical. The acceleration of the particle of mass 16 kg. Take g is equal to 10 meter per second. ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसा समझाया है कि एक का मास 9 kg है, दूसरे का मास 18 kg है, पर दोनों सेम टेंशन की वजह से नीचे जा रहा है, या तो 16 kg को पुल कर रहा है या तो 16 kg उसको पुल कर रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ऐसा सोचना था कि जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। आई रिपीट, एक 9 kg है और एक 18 kg है, राइट? तो 18 kg वाले का एक्सेलरेशन अगर ए कहता हूँ, तो जिसका मास 9 kg है उसका एक्सेलरेशन अपने आप कितना हो जाएगा? 2a जितना हो जाएगा। तो ए एक्सेलरेशन के साथ 18 kg नीचे आएगा, 9 kg है वो 2a एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा। समझ में आई कुछ बात? अब वहां पे दोनों स्ट्रिंग मतलब एक ही सिंगल पुली के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों में जो टेंशन लगेगा वो टेंशन तो सेम लगेगा। सो यू कैन सी दैट फिगर, वहां पे ऐसा दिखाने का ट्राई किया हुआ है कि ये एज हो और यहाँ पे ये टेबल जैसा हो। तो यहाँ से जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, ओके, तो ये यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, और वो उसको ऐसे ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसका मास दिया हुआ है 18 kg, इसका दिया हुआ है 9 kg, दोनों में टेंशन सेम लग रहा है, तो सेम तरीके से पुल होना चाहिए। तो ये जो है
वो डबल एक्सेलरेशन के साथ और ये सिर्फ एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा तो ही वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा। एज वेल वहाँ पे बताया कि ये बैलेंस कंडीशन में है तो यहाँ पे दो टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में टी अपवर्ड, टी अपवर्ड, तो नीचे लगेगा 2t। ओके, सो हियर वी कैन से दैट यहाँ पे वेट फोर्स लगेगा mg जितना, दैट इज 16g जितना। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो समझ में आएगा तो आपका काम हो जाएगा। यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन के बारे में लिखा हुआ है दैट एक्सेलरेशन ऑफ मास 9 kg। ओके, तो 9 kg को उसने m कह दिया हुआ है, तो वहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि 18 kg के लिए एक्सेलरेशन a, 9 kg के लिए 2a। तो वहाँ पे सबसे पहला सबसे सिंपल सा पॉइंट, टेंशन इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्सेलरेशन विथ मास m। अगर 2m लेता तो वहाँ पे एक्सेलरेशन c, अगर मैं इसको ऐसा लेता ना तो ऐसा आता, मतलब दोनों का सेम बन रहा है। 2m यानी मास 18 kg है जहाँ एक्सेलरेशन सिर्फ a जितना है, दूसरी जगह पे एक्सेलरेशन 2a जितना है और मास m जितना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल दे अबाउट द टेंशन। उसके बाद लिखा है द मास 16 kg विल कम डाउन विद द एक्सेलरेशन a + 2a/2, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन। पहला a के साथ, दूसरा 2a के साथ, तो टोटल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3a/2। दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, ताकि वो इसका और इसका कंबाइंड होके 16 kg नीचे पुल हुए जा रहा है। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अब देखिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये नीचे एक्सेलरेशन नीचे, तो वहाँ पे 16 इंटू एक्सेलरेशन जिस वजह से नीचे आ रहा है उसी डायरेक्शन में है mg और ऑपोजिट डायरेक्शन में है 2t। तो 3a 2 16g एंड 2t, और आपको यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना था। तो यहाँ पे आप सिंपल सी वैल्यू डाल दीजिए। टेंशन यहाँ पे बताया हुआ है 2ma जितना है, तो 2 8 ज़ा, तो 8 3 ज़ा 24a 16g और t जो है वो है 2m a इंटू 2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4ma, और मास दिया हुआ है दैट इज अ मास इज इक्वल्स टू 9, उसको इधर शिफ्ट करो और वहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, दैट विल बी 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा मेरे हिसाब से ऐसा था, एक ऑब्जेक्ट लाइटर है तो एक्सेलरेशन उसका डबल होगा। आई रिपीट, एक्सेलरेशन उसका डबल होगा जिसका मास कम है, जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन उसका हाफ हो जाएगा। जो तीसरा ऑब्जेक्ट नीचे खींचा जा रहा है वो कैसा होगा, तो कि उसके ऊपर एवरेज एक्सेलरेशन जितना फोर्स जो है वो लगेगा, एवरेज एक्सेलरेशन उसका लगेगा, और उसके हिसाब से आप फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको आप ले सकते हो। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ क्वेश्चन 82। ओके, अब उसके बाद की ये जो क्वेश्चंस है दैट विल डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, यहाँ पे आपने 1 to 25 जितने क्वेश्चंस किए होंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे ये पार्ट है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू भी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ आपका होमवर्क जो है उसको मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो आपका होमवर्क जो है वो हो जाएगा यूनिट लास्ट टाइम यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 25 तक आई थिंक मैंने दिया हुआ था, तो 26 से 100 तक। ओके, 26 to 100 तक के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं। तो अभी लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं।